Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Hello everyone, I am Saurav and welcome to the online platform of EduRise India. In the last class of NTSC, I have discussed about the hydrocarbon, IUPAC nomenclature of hydrocarbons. Okay, तो मैं उस टॉपिक को आज डील करने वाला हूं. ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था IUPAC nomenclature ऑफ एल्कीन. हम लोग एल्कीन में आगे बढ़ ही रहे थे. ठीक है, तो उसके मैं कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट करता हूं. नाउ IUPAC rules of एल्कीन. लास्ट क्लास में जैसा मैंने आपको बताया था, अगर IUPAC नेम हमको लिखना है किसी भी एल्कीन का, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पेरेंट चेन बनाना है. सबसे पहले वी हैव टू मेक द पेरेंट चेन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन चेन. एंड दैट चेन विल कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स. ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, मैं एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूं. सपोज ये हाइड्रोकार्बन है, इस केस में अपन पेरेंट चेन कौन सा बनाएंगे, इसमें डबल बॉन्ड को लेते हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंक्लूड करते हुए हमें पेरेंट चेन बनाना है. तो इसमें पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अगर आप इधर से करेंगे 1 2 3 4 तो ये रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे तो आ रहा है, बट थर्ड पोजीशन पे आपने सिंगल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे दिया. अगर अपन यहाँ से नंबरिंग करते हैं 3 4 5 6 7, बच्चे इसमें अक्षर गलती कर देते हैं. ठीक है, तो ये जो है आपका नंबरिंग ये रॉन्ग है. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको जो नंबरिंग करना होता है डबल बॉन्ड के एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में नंबरिंग करना पड़ता है. ठीक है, इसमें हम लोग आते हैं जो दूसरा रूल है, दैट इज जब आपने पेरेंट चेन बना लिया, उसके बाद जो रिमेनिंग ग्रुप बचता है दैट इज ट्रीटेड एज अल्काइल ग्रुप. ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग नंबरिंग करते हैं पेरेंट चेन पे. मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर सिंगल बॉन्ड एज वेल एज लोकेंट. अगर कहीं भी डबल बॉन्ड है, सपोज ये हाइड्रोकार्बन मैंने लिखा दिस इज डबल बॉन्ड, राइट, तो नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे. इधर से सेकंड पोजीशन पे लोकेंट है और इधर से सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो नंबरिंग इज डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. फिर मैंने आपको बताया जब आप नंबरिंग कर लेते हैं, फिर आती है बारी नेमिंग की. नेमिंग में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास, अगर नंबर और वर्ड के बीच में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, नंबर और वर्ड के बीच में डैश प्लेस करते हैं, नंबर के बीच में कॉमा प्लेस करते हैं. देयर इज नो गैप बिटवीन वर्ड एंड वर्ड. अब हम लोग आते हैं, अगर नेमिंग की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था अगर दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड्स अगर प्रेजेंट होते हैं, तो वर्ड रूट में क्या लगता है, ए, दैट इज अल्का. क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ए एल के मीन्स दैट इज वर्ड रूट. यहां तक बात हो गई थी. फिर हम लोग आते हैं एल्काइल, एल्काइन, एल्काइन. ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन इज CnH2n-2. इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आया, मतलब वो हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या कहलाएगा, दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ एल्काइन. फिर इसमें बात आती है, मैंने आपको बताया था Al के वर्ड रूट है YNE, इसका सफिक्स है. कभी भी इसमें भी सबसे पहला रूल वही है कि कभी भी आपको पेरेंट चेन अगर बनाना है, तो पेरेंट चेन आप ट्रिपल, जितना मैक्सिमम हो सके ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए पेरेंट चेन बनाएंगे. सपोज अगर मैंने ऐसा लिख दिया, सपोज ये आपका चेन है. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पेरेंट चेन बनाना है, तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट चेन बनाते हैं. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन. फिर मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जैसा डबल बॉन्ड में होता है ट्रिपल बॉन्ड में भी बिल्कुल वैसा ही होता है. डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर सिंगल बॉन्ड एज वेल एज लोकेंट. और अगर बात की जाए ट्रिपल बॉन्ड में भी, तो ट्रिपल बॉन्ड को भी प्रेफरेंस देते हैं ओवर सिंगल बॉन्ड एज वेल एज लोकेंट. अगर ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा, तो इसमें अपन नंबरिंग कहां से करेंगे, पहला काम है पेरेंट चेन सेलेक्ट करना, दूसरा काम है नंबरिंग. तो नंबरिंग हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होगा. तो अगर अब इधर से हम लोग चलते हैं लेफ्ट टू राइट,
तो सेकंड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, और अगर राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे ही ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये नंबरिंग कुछ ऐसा होगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। जस्ट लाइक ट्रिपल बॉन्ड, इसमें क्या है, अगर मोर देन 2 और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट देन ऐड ए आफ्टर द वर्ड रूट दैट इज अल्का। जैसे अगर इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स है, 3 है, तो मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था जैसे डबल बॉन्ड में वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड में होता है। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। अगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो आप इस पोर्शन को स्किप कर देंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को ही हम लोग ब्रांच और लोकेंड बोलते हैं। जब आपने पोजीशन लिख लिया, फिर नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद हम लोग लिखते हैं पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, एंड एट लास्ट द सफिक्स। और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एल्काइन, तो सफिक्स क्या हो जाएगा, दैट इज YNE। अब देखिए यहाँ पर इस केस में 7 पोजीशन पे नंबर, ये पेरेंट चेन के अलावा जो बच गया यहाँ पर ग्रुप, ये कौन सा है, एल्काइल ग्रुप। दिस इज इथाइल। नंबर ऑफ कार्बन एटम मैंने बताया था 2 है, इसका मतलब अंडरस्टूड है ये एक CH2 है और ये एक CH3 है, मींस दिस इज C2H5 इथाइल। तो इथाइल किस पोजीशन पे है, इथाइल है 4th पोजीशन पे। अब हमको इसी को बेस करके मेरे को उसका IUPAC नेम लिखना है। तो 4th पोजीशन पे पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप किस पोजीशन पे है, 4 पे है। नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप कौन सा है, इथाइल। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के नंबर और वर्ड के बीच में डैश को प्लेस करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं वर्ड रूट पे। नंबर ऑफ वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 9, तो हम लोग क्या लिखेंगे, NON, राइट। उसके बाद पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड किस किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पे है, 5th पे है और 7th पे। इनिशियल पोजीशन जो होता है उसी को हम लोग लिखते हैं बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा, 1, 5, 7। नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स कितने हैं, 3। तो मैंने आपको बताया था जो सफिक्स प्रीफिक्स लगता है दैट इज ट्राई, और सफिक्स क्या हो जाएगा, YNE। तो ये बेसिकली इसका IUPAC नेम हो गया 4 इथाइल नॉन 157 ट्राई वाइन। दिस इज द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। ठीक है, अब देखिए किसी को अगर डाउट है तो हैंड रेस करके आप पूछ सकते हैं। इसी को अगर अपन बॉन्ड लाइन नोटेशन के बेसिस पे दिखाते हैं, मैंने लास्ट क्लास आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन भी बताया था। सपोज अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर CH3, 4 हैंड सेटिस्फाइड है, ये हो गया CH3। ठीक है, इसको बॉन्ड लाइन में दिखाना है, अगर इस पे बेस क्वेश्चन आ जाता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 हैं। तो मैंने आपको बताया था 1, 2, 3 एंड 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए, 4। सेकंड पोजीशन पे ये इक्विवेलेंट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन से इधर भी ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से भी सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप नंबरिंग किधर से भी कर सकते हो। ये हो गया पेरेंट चेन। तो सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड का साइन। ठीक है, अगर यहाँ लोकेंट रहता, सपोज CH3 रहता, तो आप एक लाइन ऐसे कर देते हो तो वो CH3 हो जाता। ठीक है, अब एक और हम लोग सम कर लेते हैं। आप लोग इसका नाम लिखिए, इसका नाम क्या होगा जल्दी। इसका IUPAC नेम लिखना है। सर देखिएगा वहां पे कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है। जल्दी से बनाकर बताइए, बस कुछ सेकंड्स में बन जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था वैसे ही आपको करना है। इस पोजीशन पे याद रखिएगा, इस पोजीशन पे मैंने आपको जैसा लास्ट क्लास में बताया था, अगर एक मिथाइल दिखाना है तो ऐसे करके, अगर इसी पे मैं एक्सटेंड कर देता हूं तो ये क्या हो जाता है, इथाइल हो जाता है। तो यहाँ पर इस पोजीशन पे एक इथाइल है, इस पोजीशन पे ही एक मिथाइल है। ठीक है, तो हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे, बेसिकली देखिए, मैं अगर आपसे नहीं बन रहा तो आप इसको फिर से ध्यान से समझ लीजिए। इसमें हमको सबसे पहले पेरेंट चेन बनाना है, तो ये पेरेंट चेन हो गया। ठीक है, पेरेंट चेन हो गया। अब इस पोजीशन नंबरिंग किधर से करते हैं, इधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आता है। तो ये फर्स्ट पोजीशन में है, यहाँ से सेकंड पोजीशन पे है, तो नंबरिंग हो जाएगा इधर से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं सभी को हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाते हैं। पहले उसका पोजीशन लिखेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे।
तो थर्ड पोजीशन पे इथाइल है। पहले जो जो अल्काइल ग्रुप्स है पहले हम लोग उसको साइड बाय साइड लिख लेते हैं। 3 पे इथाइल है, फिर अगेन 3 पे क्या है, मिथाइल है। कभी आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसको 3,3 इथाइल मिथाइल लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर दोनों सेम रहता, अगर मान लीजिए ये भी इथाइल रहता ये भी इथाइल रहता तो अपन 3,3 डाई इथाइल इसको लिख सकते थे, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो पहले अपन इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, तो इसका नाम कुछ इस तरह हो जाएगा 3 इथाइल 3 मिथाइल। देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं पेरेंट चेन में, हेक्स। और मैंने जैसा आपको बताया था ट्रिपल बॉन्ड जो है इसमें 2 प्रेजेंट है, अगर 2 या 2 से ज्यादा होगा तो वर्ड रूट में ए लग जाता है, बच्चे इसमें अक्सर गलती कर जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हेक्सा। ओके, देन पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड किस किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है एंड फोर्थ पोजीशन पे है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1,4। टोटल नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स कितने हैं 2, तो प्रीफिक्स क्या लग जाएगा डाई एंड सफिक्स इज YNE। तो ये बेसिकली आपका हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके ठीक है, किसी को भी डाउट है तो हैंड रेज करके आप डाउट पूछ सकते हैं। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको अभी बता दिया एल्केन एल्कीन और एल्काइन रहेगा तो क्या होगा। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एल्केनाइन। एल्केनाइन मतलब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-4। याद रखिएगा, मतलब क्या है, इसमें कंपाउंड में डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होंगे, राइट। अगर देखिए अगर सपोज मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर अब हाइड्रोजन सेटिस्फाई करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन का 3 हैंड है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन का 4 हैंड है, यहाँ पर कार्बन का 3 हैंड है, एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ कार्बन का 2 हैंड है, यहाँ 2 हाइड्रोजन लग गया। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूला को ये सेटिस्फाई करेगा, एन का वैल्यू यहाँ पर कितना है 4 है, देयर आर 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इस पे आप पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा C4 2 into 4 minus 4 दैट इज C4H4। देखिए हाइड्रोजन के नंबर सेटिस्फाई हो रही है 2 3 और 1 4, इसका मतलब ये जनरल फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है किसको, एल्केनाइन को। हमेशा याद रखना, मेनली आपका जो क्वेश्चन आ सकता है इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें अपन क्या करते हैं, एक बात आपको ध्यान रखना है, कभी भी जैसा हम लोग जानते हैं कि डबल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है दैट इज ENE और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स होता है YNE। ओके, अब इसमें अपन क्या करेंगे, कभी भी इन और YNE ऐसा कंपाउंड आता है जिसमें डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट, तो इन का जो ये वाला ई है, लास्ट वाला ई, ये ओमिट हो जाता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू EN और हम लोग क्या लिखते हैं YNE, इसलिए मैंने इसका क्या लिखा है EN एंड YNE एल्केनाइन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों को आपको एक साथ मर्ज करके लिखना है, पहले आपको पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड आएगा, फिर सफिक्स ऑफ डबल बॉन्ड आएगा दैट इज EN, फिर पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड आएगा एंड सफिक्स ऑफ ट्रिपल बॉन्ड दैट इज YNE। अब इस पे बेस हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका फॉर्मेट, आप इसको याद रखिएगा, ये आपको हमेशा काम आएगा। सबसे पहले जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे पहले हम लोग पोजीशन लिखते हैं अल्काइल ग्रुप का, फिर नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप, वो रिपीटेड होगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पोजीशन ऑफ alkyl group, then name of alkyl group, name of alkyl group, इसके बाद अपन क्या लिखेंगे that is word root, word root के बाद क्या आएगा position of double bond, that is position of double bond, right, then what is the suffix of double bond, that is EN, that is not ENE। मैंने आपको अभी बताया कि लास्ट वाला जो E है वो ओमिट हो जाता है, तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का सफिक्स हो जाएगा दैट इज EN। ओके, देन पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड एंड एट लास्ट सफिक्स ऑफ ट्रिपल बॉन्ड दैट इज YNE। इसको आप याद कर लेंगे, इसको आप बस समझ के लिखना है, इसमें बेसिकली कोई याद करने वाली बात नहीं है। सारे अल्काइल ग्रुप्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देना है, पोजीशन फॉलोड बाय इट्स नेम, देन वर्ड रूट, देन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, देन इट्स सफिक्स, देन पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, देन सफिक्स ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, राइट। इस पे बेस हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सपोज अगर मैंने ऐसा लिख दिया
CH3। एक बात और, सबसे पहले ये एल्केनाइन है। अब आपको यहाँ पर डाउट हो रहा होगा कि नंबरिंग किधर से करें, इधर लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें। तो मैं आपको बता दूं, अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन पर होता है तो ऑलवेज डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज लोकेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, 1 2 3 एंड 4। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड over triple bond. Okay, if both are present at equivalent position, equivalent position मतलब left to right या right to left, equivalent position। यहाँ से फर्स्ट पोजीशन पे अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड है, थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम लोग बेसिकली क्या है, ये रूल है। दूसरा रूल क्या है, अगर ट्रिपल बॉन्ड कभी भी पहले आ जाता है इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड, देन ये रूल वायलेट हो जाएगा और उस केस में हमेशा नंबरिंग किधर से होगा, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से। जैसे अगर मैंने ऐसा लिख दिया, ये सपोज कंपाउंड है, तो अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, राइट। और अगर राइट टू लेफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 2 सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इस केस में ये डबल बॉन्ड जो है ये दूर हो जाएगा फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन फ्रॉम राइट, इसलिए नंबरिंग इज डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, और इस पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। सपोज जैसे मैंने ये लिख दिया, तो जैसा मैंने आपको बताया इक्विवेलेंट पोजीशन पे है तो इसमें लेफ्ट टू राइट होगा, ना कि राइट टू लेफ्ट होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशन ऑफ लोकेंट लिखेंगे। पोजीशन ऑफ लोकेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, तो मैंने लिख दिया 2। कौन सा एल्काइल ग्रुप है, दैट इज मिथाइल। और जैसे मैंने आपको बताया नंबर और वर्ड के बीच में डैश प्लेस करते हैं। जब यहां तक बात हो गई तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वर्ड रूट, वर्ड रूट इज ब्यूट। ओके ओके, इसके बाद पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 1 पे है। फिर सफिक्स मैंने आपको बताया था en, नॉट ene। ओके, देन पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ये किस पोजीशन पे है, ये है थर्ड पोजीशन पे, एंड इट्स सफिक्स, ये इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूट 1e3yne। तो ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर है। ठीक है, एक बात आपको ध्यान देनी है, अगर किसी भी कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड है और एक ही ट्रिपल बॉन्ड है तो वर्ड रूट में ए नहीं लगेगा, अल्का नहीं लगेगा, राइट। अगर आपने ऐसा लिख दिया दैट इज रॉन्ग। तो इसमें एक बात आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर दोनों में से कोई भी एक एटलीस्ट ट्वाइस अगर रिपीटेड होता है तो वर्ड रूट में ए लगेगा, दैट इज अल्का, दिस इज राइट। और अगर सपोज ट्रिपल बॉन्ड 2 बार या 2 से ज्यादा बार रिपीटेड है और डबल बॉन्ड सिर्फ एक बार ही लिखा हुआ है तो उसमें भी अपन क्या करेंगे, दैट इज अल्का। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अगर मैंने यहां पर लिख दिया, राइट। अब देखिए, अब इस केस में हम लोग किधर से नंबरिंग करेंगे, इस केस में नंबरिंग लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा। यहाँ पर मैं एक लोकेंट भी लगा देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ लगा दिया C2H5। ओके, इक्विवेलेंट पोजीशन पे है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो नंबरिंग किधर से होएगी, नंबर इज डन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब इसको हम लोग जनरल ट्रेंड फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, 2 पे इथाइल होगा, दैट इज 2 इथाइल। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इथाइल। जब मैंने लिख लिया उसके बाद हम लोग आते हैं वर्ड रूट पे। तो यहाँ पर देखिए कि ट्रिपल बॉन्ड 2 बार रिपीटेड है, डबल बॉन्ड 1 बार है, तो वर्ड रूट में ए लगेगा, दैट इज हेक्सा। और वर्ड वर्ड के बीच में कोई भी गैप हम लोग नहीं लिखते हैं, दैट इज हेक्सा। नाउ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1en। नाउ पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं तो थर्ड पे है और फिफ्थ पे है, दैट इज 3,5। और अगर बात की जाए इसके सफिक्स की, 2 बार रिपीटेड है तो डाई YNE। तो ये आपका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया ऑफ एल्केनाइन। आपको याद रखना है इन बातों को। यहां तक जो है मैंने आपको IUPAC नोमेनक्लेचर बताया, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। अब जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है।
तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बेसिकली ये ग्रुप ऑफ एटम्स है जो किसी भी कंपाउंड में अगर लगता है तो वो एक जैसी प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। जैसे जो आप लोगों को मेनली जो फंक्शनल ग्रुप, ऐसे तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, असाइल हैलाइड, अमाइड, ईस्टर्स, साइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर, एमाइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बट आपको जो मेनली पढ़ना है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। उसके बाद आपको पढ़ना है ईस्टर्स, फिर आपको पढ़ना है अल्डिहाइड, देन कीटोन, देन अल्कोहल। ये 5 आपको फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं। दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स, राइट। अब एक बात आपको ध्यान देना है, इसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसमें 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक होते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स और एक होते हैं नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स में क्या होता है, जहां से ये फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है, मतलब उससे अटैच जो कार्बन है हमेशा उस कार्बन को हम लोग फर्स्ट पोजीशन देते हैं, राइट। जैसे अगर मैं आगे बढ़ता हूं, सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है, बोला नहीं, सर हेलोजन नहीं होगा, क्या हेलोजन फंक्शनल ग्रुप में वो लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स है, वो मोस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स में काउंट नहीं होता है, वो भी फंक्शनल ग्रुप में काउंट होता है। ऐसा नहीं है कि हेलोजेंस नहीं होगा, उसको हैलाइड्स बेसिकली बोलते हैं, दैट इज फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, राइट। वो लीस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप्स है, वो मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये जो भी आपको मैंने बताया था, दीज आर मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप। और अगर लीस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप्स की बात आती है, लीस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप की बात आती है तो उसमें आता है अमाइन एंड हैलाइड्स, जो आपने अभी बोला, ठीक है, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, अगर लीस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप की बात आती है, सपोज अगर मैंने ऐसा लिखा है, यहाँ पर मैंने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले पेरेंट चेन में ये किस पोजीशन पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप जो है उसको हम लोग हैलो ग्रुप बोलते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर फ्लोरीन है तो वो हो जाता है फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाता है, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, और वो पहले आ जाता है, राइट। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो CHLORO प्रोपेन, राइट। ये लीस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप है, इसको इक्विवेलेंट माना जाता है एल्काइल ग्रुप। मैं आपको बार बार ये बता दे रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर नहीं आते हैं, लेकिन आपने पूछ दिया है तो मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है और यहाँ पर अगर मिथाइल है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, दिस इज CH3, दिस इज CH, दिस इज CH एंड दिस इज CH3, ठीक है। तो इसमें आपको नंबरिंग किधर से करना होगा, आपको मैं एक बात बता दूं, हम लोग नंबरिंग करते हैं इन ऑर्डर ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ऐसा नहीं कि ये फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग इधर से ही होगा, नहीं। क्लोरीन की अगर बात करें तो इसका हम लोग जो लिखते हैं दैट इज हेलो ग्रुप, दैट इज क्लोरो, राइट। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, मिथाइल, तो C पहले आता है, इसलिए हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे। ये एक्चुअली इक्विवेलेंट होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसको ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं इन कंपेरिजन टू एल्काइल ग्रुप्स, राइट। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एल्काइल ग्रुप्स की तरह ही रिटन होगा, दैट इज 2 क्लोरो 3 मिथाइल एंड ब्यूटेन। दीज आर लीस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप्स, याद रखिएगा, इनको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, ओके। अब हम लोग अगर आते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप पे, दीज आर मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप्स, मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। अगर मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए तो जो आपको पढ़ना है उसका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, COOH, इसके बाद ईस्टर्स, राइट, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन एंड देन अल्कोहल, ये इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है। प्रायोरिटी ऑर्डर बेसिकली हम लोग क्या क्यों लिखते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप में सारा अगर अपन हम लोग फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं तो जो मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप होता है, जो मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप होगा
उसका हम लोग हमेशा सफिक्स लिखते हैं, और जो लीस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप होगा उसका हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। ये बात आपको ध्यान देनी है, जो सबसे लीस्ट होगा उसको उसका पोजीशन पहले, फिर उसका नाम, उसका प्रीफिक्स, उसके बाद जो उससे ज्यादा मोस्ट है फिर उसका नंबर, मतलब किस पोजीशन पे है, फिर उसका प्रीफिक्स, और लास्ट में जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड अगर सबसे ज्यादा मोस्ट प्रायर है तो हमेशा उसका क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं। और मैं आपको फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स और सफिक्स भी बता देता हूँ। जैसे अगर अपन बात करते हैं, जो पहला आपको मेन पढ़ना है दैट इज COOH, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात की जाए तो इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है कार्बोक्सी, जो कि कभी जनरली यूज में नहीं आता है क्योंकि ये मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप है। और सफिक्स की बात करते हैं तो एक तो सफिक्स होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड के बीच में स्पेस होता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब इससे अटैच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन है हमेशा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। सपोज अगर मैंने ऐसा लिख दिया, दिस इज COOH, ओके, CH3 CH2 CH एंड CH3। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये क्या है, मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप है और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कंसिडर्ड एज चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि इसमें जो अटैच्ड कार्बन है हमेशा इसी कार्बन को फर्स्ट पोजीशन देंगे, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, 1। अब इसको यहां से जब मैंने स्टार्ट किया है तो जैसा मैंने आपको बताया था जो पेरेंट चेन होगा दैट विल कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये हो गया 2 3 एंड देन 4, राइट। तो अब अपन इसका नाम लिखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया सबसे पहले एल्काइल ग्रुप को लिखते हैं, उसका पोजीशन, देन नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप किस पोजीशन पे, 2 पे है, दिस इज मिथाइल, ओके। और फिर हम लोग क्या करते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं। वर्ड रूट क्या है, ब्यूटे। अब देखो इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी एल्केन है, राइट, और उसके साथ अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो हमेशा हम लोग उसका सफिक्स यूज करते हैं। तो इसमें एल्केन का जो लास्ट वाला ई है ये ओमिट हो जाता है क्योंकि ओइक एसिड का जो फर्स्ट अल्फाबेट ओ है वो वॉवेल है, तो ये क्या हो जाता है बेसिकली एल्कानोइक एसिड, एल्कानोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ई हट जाएगा और उसके जगह हम लोग डायरेक्ट ब्यूटेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे है। या आप यहां से डायरेक्ट ब्यूटेनोइक एसिड भी लिख सकते हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस कैन बी आल्सो रिटन एज ब्यूटेनोइक एसिड। आप इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। ये तो एल्केन में मैंने ओइक एसिड अटैच कर दिया तो सिंपली क्या हुआ, जो लास्ट वाला ई है बेसिकली दैट ई इज रिप्लेस्ड बिकॉज ओइक एसिड का जो ओ है दैट इज वॉवेल। अगर वॉवेल होगा तो ई जो है ये रिप्लेस हो जाएगा, अगर ये वॉवेल नहीं है तो रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर अपन एल्कीन में चलते हैं कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे अगर मैंने लिख दिया देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होएगी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन होता है दैट विल बी द फर्स्ट पोजीशन इन द हाइड्रोकार्बन, तो हम लोग इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, ओके। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो जैसा हम चल रहे थे 2 मिथाइल वैसा ही होगा, ठीक है। जैसा अब वहां पर जैसा अगर मैंने आपको बताया था एल्केन में सिर्फ ई ओमिट होता है, ओइक एसिड लगकर यहाँ पर ये एल्कानोइक एसिड हो जाता था, राइट। बट अगर हम लोग एल्कीन की बात करते हैं, एल्कीन, राइट, तो इसमें क्या होता है, ये वाला ई ओमिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या लिखते हैं, 2 मिथाइल, इसके बाद हम लोग वर्ड रूट लिखेंगे और वर्ड रूट क्या हो जाएगा, दैट इज ब्यूट। अब हम लोग क्या लिखते हैं, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है। और सफिक्स क्या होता है डबल बॉन्ड का, दैट इज ई एन ई। और अगेन आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ई एन ई और जो
प्राइमरी सफिक्स है, मैंने आपको पहले बताया था जो भी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है उसको हम लोग प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं, और जो भी जितने भी ये सब हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इनके जो सफिक्स हैं एन इन एंड आइन, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स एक साथ आता है तो आपको ध्यान देना है कि प्राइमरी सफिक्स का फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो वॉवेल है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर प्राइमरी सफिक्स की बात की जाए तो ओइक एसिड है, यहाँ फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो अगेन क्या है, ओ है, तो ये इन का ई जो है ये ओमिट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 3EN। अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हम लोग सफिक्स लिखते हैं दैट इज 1 ओइक एसिड। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एनीवन, कोई डाउट नहीं है? देखिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करता हूं। अगर हम लोगों ने क्या किया, देखिए ये सब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं दीज आर द पॉसिबिलिटीज विच कैन बी आस्क्ड इन एनटीएससी स्टेज 1 और स्टेज 2, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता दे रहा हूं। वहां डबल बॉन्ड लेते थे, अगर सपोज मैंने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ले लिया और यहाँ पर हम लोग एल्काइल ग्रुप भी ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें नंबरिंग किधर से होएगी, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। सबसे पहले एल्काइल ग्रुप को लिख दो, दैट इज 3 मिथाइल, ओके। नाउ जब आपने अल्काइल ग्रुप को लिख दिया, इसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम लोग लिखते हैं वर्ड रूट। कभी भी अगर इन और आइन आता है तो सिर्फ वर्ड रूट लिखते हैं, अगर वो एल्केन के फॉर्म में होगा तो वो ALKAN तक जाएगा और लास्ट वाला ई सिर्फ ओमिट हो जाता है। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 6 है, तो हम लोग इसको सीधा लिखेंगे हेक्स, ओके। देन पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 4, और इसका सफिक्स क्या होता है, YNE। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि ओइक एसिड का ओ जो है वो वॉवेल है, इसलिए ये वाला ई अगेन क्या हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया 4YN एंड 1 ओइक एसिड। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी यूज कर लेते हैं, डबल बॉन्ड भी यूज करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी यूज करते हैं, तब क्या होता है, जैसे अगर सपोज मैंने ऐसा लिख दिया COOH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH, देखिए इसमें मैंने क्या किया है, फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो जैसे मैंने आपको अगर याद हो एल्केनाइन बताया था, तो एल्केनाइन में ENE का जो लास्ट वाला ई है ये क्यों ओमिट हो जाता था, क्योंकि इसमें YNE था। और ओइक एसिड में फर्स्ट जो अल्फाबेट है दैट इज वोवेल, तो इसका भी ENE का भी जो ये Y है ये भी ओमिट हो जाएगा, राइट। और फिर ये लास्ट में क्या अटैच हो जाएगा, ओइक एसिड। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, ये इन का ई ओमिट हुआ क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स है YNE, और YNE का सफिक्स क्यों ओमिट हुआ, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स दैट इज ओइक एसिड का जो ओ है वो वोवेल है। तो इसमें हम लोग उसको इंप्लीमेंटेशन करेंगे, जैसे नंबरिंग अगर अपन करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने आपको बताया मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप है, चेन टर्मिनेटिंग है, इसलिए हमेशा इसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी, राइट। अब अपन क्या करेंगे, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है। मैं जितना भी पॉसिबिलिटीज हुआ, जो भी पॉसिबिलिटीज है, मैंने सारी पॉसिबिलिटीज मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। 2 मिथाइल हो गया, फिर अपन क्या करेंगे, मैंने आपको बताया वर्ड रूट लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ड रूट दैट इज हेक्स। इसके बाद हम लोग लिखते हैं पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, देन सफिक्स ऑफ डबल बॉन्ड, और सफिक्स क्या होगा, EN दैट इज N। तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे है और सफिक्स इसका क्या होगा, EN, क्योंकि यहाँ पर YNE भी प्रेजेंट है इसलिए इसका E ओमिट हो गया। अब आकर बात करते हैं अपन 5 पोजीशन ऑफ, अब क्या लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज 5 और इसका सफिक्स क्या होता है, YN, और इसका E किस लिए ओमिट होगा, क्योंकि ओइक एसिड का जो O है दैट इज वोवेल। ये क्या हो गया, 2 मिथाइल हेक्स 3N 5YN, और फर्स्ट पोजीशन पे ओइक एसिड है तो इसको मैंने लिख दिया 1 ओइक एसिड। एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को जनरली
अटैच करके नहीं लिखते हैं। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि वाई एन ओ ई कैसे मैंने क्यों नहीं दिया, तो वैसा आप लोग नहीं लिखेंगे, ये रूल है, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स को अपन मर्ज नहीं करते हैं। तो ये सब पॉसिबिलिटीज थी कि फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर डबल बॉन्ड आएगा तो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, और अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होंगे तो क्या होगा। आज का लेक्चर मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। कल बाकी जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं मैं उसको एंड करके नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ूंगा, या उसमें भी जो जो पॉसिबिलिटीज हैं कार्बन कंपाउंड में जिससे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है उसको मैं तुरंत डील करके नेक्स्ट चैप्टर पे जंप कर जाऊंगा। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू एडुराइज इंडिया। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्लास से ही। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम कराया था, ठीक है। तो अभी रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन बनाकर बताइए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। जो भी क्वेश्चंस हैं आपके ये एनटीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ए होगा या सी ऑप्शन। तो सी के स्टूडेंट्स दे रहे हैं क्या रिप्लाई? अच्छा, वहां से लेकर आइए जरा। लास्ट क्लास में क्या हुआ था? आप लोग थे क्या क्लास में? नहीं, लास्ट क्लास में देखो हम लोग को लाइक कि 8 to 10 क्लास मिलने वाला है फिजिक्स में, तो 8 से 10 क्लास में पूरा 9th और पूरा 10th कवर करना है, ठीक है। तो सबसे अच्छा अप्रोच क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी सीखें, ठीक है। अब थ्योरी बताने जाएंगे ना तो फिर ज्यादा ले सी, हाँ आंसर इज सी, करेक्ट। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, जो सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल है इस यूनिवर्स में वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और उसका वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्वेश्चन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम चार्ज इज सच अ बिग यूनिट, देख रहे हो ना। तो 1 कूलम चार्ज तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The three sides of triangle are of equal resistance of value R H. What is the equivalent resistance between any two vertices of triangle? Like student, last class में मैंने डिस्कस किया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn तक जाता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 एंड सो ऑन जाता है। तो लास्ट क्लास का कुछ मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं कि फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन R equivalent is R1 plus R2 plus Rn तक जाता है, ठीक है। अगर आपका R1 R2 R3 सब इक्वल है Rn के बराबर, और वो उसका वैल्यू अगर R हो जाए, सपोज यहां पर मैं लिख रहा हूं if R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू इस तरह से Rn, और उसका वैल्यू R हो जा रहा है, देन आपका R इक्विवेलेंट कितना होगा? R इक्विवेलेंट सीरीज में आपका क्या हो गया, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से जाएगा। अगर सीरीज में सारे रेजिस्टेंसेस कंबाइंड है, तो अगर सारे का वैल्यू इक्वल है तो कितना हो जाएगा बाबू? N इंटू R, क्या हो जाएगा? N इंटू R। और फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन दिस इज R बाई N, ठीक है। तो ये बातें भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने क्या बताया था आप लोग को लास्ट क्लास में, ये बताया था कि if R1 is greater than R2 is greater than R3 फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, जो सीरीज का R इफेक्टिव आएगा या R इक्विवेलेंट आएगा वो R1 से भी क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा बाबू? सीरीज के लिए। किसके लिए मैं बता रहा हूं? सीरीज के लिए। सपोज देयर आर 3 रेजिस्टेंसेस आर गिवन इन क्वेश्चन एंड R1 इज ग्रेटेस्ट अमंग देम। R1 R2 और R3 में कौन बड़ा है? R1 बड़ा है। देन R इक्विवेलेंट जो होगा सीरीज के लिए वो R1 से क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। और अगर आप पैरेलल की बात करोगे तो जो R इक्विवेलेंट होगा वो R3 से भी क्या होगा? छोटा होगा। ये किसके लिए है? पैरेलल के लिए। देखो कितना अच्छा बात है ये, समझो। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट विल बी ग्रेटेस्ट, आपका सिंगल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप ये देखो R1 R2 और R3 में सबसे छोटा कौन सा है? R3 है। और पैरेलल में अगर तुम कंबाइन करोगे तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो R3 से भी क्या होगा?
छोटा होगा। तो ये बात अब याद रखना, इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं, अच्छा सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या सेम होता है, सीरीज में क्या सेम होता है, करंट ना। और एक और बात मैंने बताया था कि फ्लो ऑफ करंट के लिए कितना पाथ होता है, सीरीज में एक पाथ होता है, फ्लो ऑफ करंट हैज ओनली वन पाथ। और फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन मल्टीपल पास हो सकता है, ठीक है ना। और उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कब सेम हो सकता है, करंट सेम हो। ये क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो यहां पर मान लो कि ये है आपका R1, दिस इज योर R2, और अगर मैं इन लोगों को कंबाइन कर रहा हूं एक पोटेंशियल डिफरेंस से, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो क्या करंट फ्लो ही नहीं करेगा। यहां मान लो कि V है, दिस इज योर R1 एंड दिस इज योर R2। अब सपोज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है ना करंट, यहां से करंट आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस तरह से आई। अब देखो ये आई करंट जो गया, इसको बस एक ही पाथ मिल रहा है ना फ्लो के लिए, दैट्स व्हाई R1 एंड R2 आर इन सीरीज, ठीक है। अब देखो ये आई करंट तो यहाँ पर आया, ठीक है, R2 और R1 जो है इसमें पोटेंशियल का ड्रॉप होगा ना। मान लो कि इसके क्रॉस V1 है और इसके क्रॉस क्या है, V2 है। तो अब V1 बड़ा होगा कि V2 बड़ा होगा, ये किन बात पर डिपेंड करता है, तो ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ओम्स लॉ से आपको पता है कि V इक्वल टू IR, और फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन I इज योर कांस्टेंट, दैट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, दैट मींस V1 बड़ा होगा V2 बड़ा होगा, वो R1 और R2 पर डिपेंड करता है। अगर R1 बड़ा है तो V1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। V1 इज योर ग्रेटेस्ट अमंग देम। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर R1 और R2 बराबर हो जाए, RR के R1 एंड R2 आर इक्वल एंड बोथ ऑफ देम आर वैल्यू R हो गई, तो V1 और V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम V/2 और V/2। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया होगा कि V1 इक्वल टू क्या होता है, R1/R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई विथ V, ठीक है। और V2 के लिए क्या हो जाएगा, R1 की जगह R2/R1 प्लस R2 इंटू V। वोल्टेज का डिवीजन होता है सीरीज में, क्योंकि आपको पता है कि वोल्टेज क्या सेम नहीं होता है। अब ये देखो यहाँ पर अगर आपका R1 और R2 इक्वल है, किसके बराबर है, कैपिटल R के इक्वल है, तो अगर आप यहाँ R बाई में 2R हो जाएगा क्या, और R कैंसिल तो कितना हो जाएगा, V/2, और V2 भी कितना हो जाएगा, V/2। अगर यहाँ पर R1 R2 R3 रहता और तीनों का वैल्यू R रहता तो V1 V2 V3 कितना हो जाता, V/3 और V/3। अगर चार रहता तो R1 R2 R3 4 R1 R2 R3 और R4, तो क्या होता, और सारे मान लो इक्वल है तो ये भी R, ये भी R, ये भी R और ये भी R, तो कितना हो जाता, इसके क्रॉस V/4, इसके क्रॉस V/4, इसके क्रॉस V/4, इसके क्रॉस V/4। ऐसे ही मान लो कि n है तो कितना हो जाएगा V/n, कितना हो जाएगा V/n। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन बनाइए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 साइड्स है ट्रायंगल के, मान लो ये ट्रायंगल है तुम्हारा, इनके 3 साइड्स है ऑफ इक्वल लेंथ दिया है ना, इक्वल रेजिस्टेंस। तो मान लो कि इस साइड का भी क्या है रेजिस्टेंस R, इस साइड का भी क्या है R, और इस साइड का भी क्या R है, ठीक है। अब देख लो ये, और मान लो कि इसका नाम रखो वर्टिस का A, इसका नाम रखो B और इसका नाम रखो C। बोला किसी भी दो वर्टिसेस के अलोंग आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो तुम इमेजिनरी एक सर्किट बना लो, क्या करो, यहाँ से एक वायर निकाल दो, ठीक है, ये तुम इमेजिनरी काम कर रहे हो, तुम समझने के लिए अपना, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ठीक है। अब देखो करंट यहाँ से निकला ना बाबू। अब देखो अब ये यहाँ करंट आ रहा है, तो करंट को कितना पाथ दिखा बताओ, करंट को यहाँ पर आने के बाद कितना पाथ दिख रहा है, 1 और 2। कुछ करंट यहाँ पर आएगा और कुछ करंट इस तरफ आएगा। अब यही करंट जाकर क्या AC में भी मिलेगा क्या आपको, सेम करंट ये जो आई जा रहा है, मान लो कि इसमें से आया I1, ठीक है सपोज, और इससे क्या आया I2, तो क्या ये I1 करंट AC में भी जाएगा क्या, दैट मींस ये और ये किसमें हो गया, सीरीज में, और इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो किसमें हो जाएगा, पैरेलल में। दैट मींस R और R किसमें हो गया, सीरीज में। मतलब इनको मैं किसमें कर दूं, R प्लस R क्या हो गया 2R, ठीक है, और ये R किसमें हो जाएगा उनके साथ, पैरेलल में ना, पैरेलल में। दैट मींस R इक्विवेलेंट बोला जाएगा, तो 2R और R किसमें हो गया, पैरेलल में। और मैंने बताया था अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो उनका R इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आपका इन दोनों के वजह से आपको जो मिल गया R इक्विवेलेंट वो कितना मिल गया 2R,
और एक आर किस में है, पैरेलल में। तो बस यहाँ लगा लेते हैं 2r इंटू आर, बाई में 2r प्लस आर, तो आपको मिल जाएगा ये 2r/3। तो आंसर इज 2r/3, 2r/3। इसको कर लो। ये जो क्वेश्चन है आपका वेस्ट बंगाल में आया हुआ है, ठीक है, WB में, मतलब ये PYQ है, ठीक है आपका। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको लिख लो, समझ में आया ये कैसे। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, ए वायर हैविंग 24 सेंटीमीटर लेंथ एंड 12 ओम रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू मेक अ स्क्वायर, ठीक है। व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ दिस स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्क्वायर का लेंथ कितना है, 24 सेंटीमीटर, और कितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 12 ओम, मतलब 12 ओम रेजिस्टेंस से हमें क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है, 2। आंसर इज 2। क्या ऑनलाइन में कुछ बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स? बी, आंसर इज बी। जिनका भी आंसर बी है वो सही है, आंसर इज बी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ठीक है, हाँ सही है, एक्सीलेंट, 3 ओम इज करेक्ट आंसर। देखो अब मान लो ये एक वायर है, ठीक है, अगर इस वायर को हम लोग कट करें, क्या करें, कट करें, तो इस वायर का क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा, यस और नो? नहीं होगा ना। वायर को कट करने से क्या चेंज होता है, नहीं होता है। दैट मींस अगर आप वायर को कट करते हो, दैट मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, वहां पर एरिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो सपोज देयर आर, एक वायर आपको दिया हुआ है इस तरह से, ये वायर आपको इस तरह से दिया हुआ है, और इस ओरिजिनल वायर का जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है वो R है। सपोज ओरिजिनल वायर का जो लेंथ है वो L है, और एरिया जो है वो क्या है, A है। अच्छे से देखो स्टूडेंट, सही है। अगर मैं इस वायर को कट कर दूं बीच से, ठीक है, मिडिल से मैं क्या करूं, इसको कट कर दूं, तो अब एक वायर जो बना तुम्हारा वो L/2 वाला बना, और एक कौन सा बना, L/2। मान लो कि इसको कट करके 2 वायर बना दिया, एक वायर का लेंथ कितना हो गया, L/2, और दूसरे का L/2। क्या अब रेजिस्टेंस चेंज करेगा, बोलो? अरे करेगा ना, इसको कट कर दिया मैंने, अब कट करके 2 वायर बन गया, एक का रेजिस्टेंस क्या है, L/2, और दूसरे का क्या है, L/2। अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओरिजिनल का था R, अब क्या हो जाएगा, R/2 और R/2। अरे एरिया पर डिपेंड नहीं किया ना, केवल लेंथ पर किया। अगर मैं इसको 10 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो R/10, R/10, R/10 इस तरह से होगा। अगर हाफ में किया तो R/2, R/2, ठीक है, क्लियर है। तो वैसे ही यहां पर है कि अगर तुम 24 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ के वायर को तुम क्या बना रहे हो, स्क्वायर बना रहे हो, तो हर एक साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, और तुम्हारे को रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 12 ओम। दैट मींस हर एक साइड का कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम। 12 में इक्वली डिवाइड होगा ना, क्योंकि लेंथ आपने क्या किया, इक्वल लिया है, और रेजिस्टेंस लेंथ पर क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। दैट मींस दिस इज योर 3 ओम, दिस इज योर 3 ओम, दिस इज योर 3 ओम, एंड दिस इज योर 3 ओम। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि डायगोनली अपोजिट पॉइंट का क्या होगा तुम्हारा आर इक्विवेलेंट। मगर ए और बी से तुम देख रहे हो इस तरह से, इस तरह से अगर तुम देख रहे हो, तो ये 3 ओम और ये 3 ओम किस में हो जाएगा, सीरीज में, और ये 3 ओम, ये 3 ओम सीरीज में, और इनका कॉम्बिनेशन किस में हो जाएगा, पैरेलल में। तो 6 और 6 का क्या हो जाएगा तुम्हारा, पैरेलल में 6/2। R/n मैंने बताया था ना कि अगर इक्वल रेजिस्टेंसेज है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो R/n होता है इक्विवेलेंट। क्या होता है, R/n। और यहाँ पर 6 ओम हुआ, और एक का क्या हुआ, 6 ओम, मतलब 2 हो गया, और 6 बाई क्या कर दोगे यहाँ पर 2। R इक्विवेलेंट क्या कर दोगे, R/n, और R कितने के बराबर है, तो 6 के बराबर है, और ऐसा कितना हुआ, तो 1 और 2, 6/2। आंसर इज 3 ओम। क्या हो गया आंसर, 3 ओम। सो स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपके स्टेज 1 लेवल का है, ठीक है, और आपको बस यही क्वेश्चन करके जाने हैं, और जो भी मैं और भी असाइनमेंट आपको मैं दूंगा, आप वो बनाना अच्छे से घर पे, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। वायर ऑफ सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेच्ड स्लोली बाय 10%, इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकम रिस्पेक्टिवली। क्या हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पर क्या करता है, डायरेक्टली डिपेंड, एरिया पे इनवर्सली। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या लिखते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया। अब इस साइन को हटाकर हम लोग क्या लाते हैं, कांस्टेंट आते हैं ना, R इक्वल टू ρl बाय A। हियर रो इज known as
रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये जो रो होता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, ये मटेरियल का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। मतलब अगर मैं इस वायर को कट करूं या स्ट्रेच करूं या इलोंगेट करूं या इसको कंप्रेस करूं, आपका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है केवल मटेरियल पर, ठीक है। तो रो आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा अगर मैं इस वायर के साथ में कुछ भी करूं। ये चेंज तभी होगा जब मैं इस वायर के बदले दूसरे मटेरियल का क्या करूं, वायर लेके आऊं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो आप तो इस तरह से भी बना सकते हो, नहीं तो एक काम करते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस इज आपका आ गया रो एल बाई ए। अब देखो एग्जामिनेशन में आप किस तरह से क्वेश्चन को बनाओगे, ठीक है। एक काम करते हैं, एल और एल से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो रो एल स्क्वायर बाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। अब किसी भी वायर के लिए जब तक बोला ना जाए, रो तो सेम ही होगा और वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर, दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर। जैसे ये एक वायर है, इसको तुम डबल करोगे स्ट्रेच करके, तो लेंथ तो डबल होगा लेकिन एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अगर आप लेंथ और एरिया दोनों सोच के बना रहे हो तो आप इस वाले प्रोसेस से बनाओ। अगर आपको केवल लेंथ पर डिपेंडेंसी चाहिए, अगर आपको बोर्ड सॉरी कंपटीशन में बहुत जल्दी कुछ बनाना है, तो बिना एरिया के बारे में सोचे हुए हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, एल स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम लिखे R1 बाई R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 बाई L2 का स्क्वायर, ठीक है। ये बात याद रखना, R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2 का स्क्वायर। एक और फॉर्मूला आ सकता है, अगर केवल हम लोग एरिया की बात करें तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू रो एल बाई ए। और एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ए और ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ऊपर में हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम एंड दिस इज योर एरिया स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस आ गया, रो भी सेम होगा और वॉल्यूम भी सेम होगा, दैट मींस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर। यहां से आपको मिल जाएगा कि R1 बाई R2 इक्वल टू ऊपर में चला जाएगा A2 और नीचे में A1, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन बनाकर दिखाऊंगा, पहले आप ये लिखो बात, ठीक है। थर्ड किस पर डिपेंड कर सकता है, तो थर्ड कर सकता है डायमीटर पर या तो तुम्हारा रेडियस पे, डायमीटर पे या तो रेडियस पे, ठीक है। अब देखो मान लो रेडियस को कम करा जाए या ज्यादा करा जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो देख लो, तुम्हारा एक तो प्रोसेस इस तरह से हो सकता है, आर का जो वैल्यू होता है वो होता है रो एल बाई ए इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वो क्या होता है, तो आपका सर्कुलर होता है, तो रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। इस तरह से भी आप बना सकते हो। अगर रेडियस को कम किया गया तो लेंथ कितना बढ़ेगा, या रेडियस को ज्यादा किया गया तो लेंथ कितना कम होगा। अगर आप उतना सोच पाते हो तो आप इस मेथड से बनाओ, अगर नहीं सोच पा रहे हो, अगर केवल आपको डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए तो आप यहां से बना सकते हो। ये रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर है, ठीक है। यहां से आप एक और बात कह सकते हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4। ये कैसे आया, तो पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा और क्या आ जाएगा, r टू द पावर 4। हियर r इज रेडियस, क्या है ये, रेडियस। दैट मींस अगर हम लोग R1 बाई R2 लिखेंगे तो न्यूमरेटर में चला जाएगा R2 और डिनोमिनेटर में R1 टू द पावर 4, क्या जाएगा, R1 बाई R2, R2 बाई R1। ये तीन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। L1 बाई L2 का स्क्वायर, ये क्या, A2 बाई A1 का स्क्वायर, R2 बाई R1 का पावर 4। R1 क्या है, तो ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और R2 क्या है, जब आपने वायर में कुछ किया, स्ट्रेच किया या फिर कंप्रेस किया उसके बाद। अब आते हैं हम लोग ये क्वेश्चन, देखिए, ए वायर ऑफ सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेच स्लोली बाई 10%, इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी अभी मैंने बताया कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। अगर आपने स्ट्रेच भी किया तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट मींस आपका ये सेम वाला ऑप्शन, देखो यहाँ तो सी में तो है, ये होगा ही नहीं, सेम तो है ही नहीं, डी भी नहीं होगा, मतलब डी और ए में कुछ होना चाहिए। अभी अभी तुमने पढ़ा कि अगर तुम लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए भी तो नहीं होना चाहिए ना, ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी। अभी आया कैसे, ये देखो, अभी अभी मैंने बताया था कि R1 बाई R2 डायरेक्ट अगर आपको निकालना है तो क्या लिखोगे, L1 बाई L2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ओरिजिनली लेंथ, मान लो कि ओरिजिनली लेंथ दे दिया है L, क्या दे दिया है, L, एंड
रेजिस्टेंस इज आर, ये क्या है इनिशियली, ये क्या है इनिशियली, दिस इज गिवन, ठीक है। फाइनली लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है क्या, कितना इंक्रीमेंट हुआ है 10% का, ठीक है। तो न्यू लेंथ, न्यू लेंथ, न्यू लेंथ इक्वल टू एल प्लस 10% का इंक्रीमेंट है किसमें, तो ओरिजिनल लेंथ में, एल प्लस 10% ऑफ एल, ठीक है। एल प्लस 10/100 ऑफ एल, मतलब एल प्लस 0.1 एल, 0.1 एल, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1.1 एल। दिस इज योर न्यू लेंथ, दिस इज योर न्यू लेंथ। जब आपने उस वायर को स्ट्रेच किया कितने परसेंट से, तो 10% से। अब यहां पर आ जाते हैं क्वेश्चन में, R1 आपने क्या एज्यूम किया है, तो R एज्यूम किया है, ठीक है। R2 तो आपको निकालना है, R2 कितना हुआ, ठीक है। L1 is your, L1 is L, original length is L, and L2 is 1.1 L, 1.1 L स्क्वायर। L और L कैंसिल हुआ ना, 1.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.21, और R2 इस साइड जाएगा और 1.21 इस साइड आएगा, दैट मींस R2 इक्वल टू 1.21 इंटू R। देखो नया रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो 1.21 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस, एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना था, तो सेम था ना, वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। सो करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। स्टूडेंट्स, किसी स्टूडेंट्स को डाउट है क्या इसमें, किसी स्टूडेंट को, आप रेज हैंड कर सकते हो, ठीक है। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर आ गया बाबू कॉन्सेप्ट पावर का, तो पावर के बारे में हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ले लें, ठीक है। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वी आई, तो क्या होता है आई स्क्वायर आर और फिर वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और पावर एक्चुअली होता क्या है, तो एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इनटू टाइम। तो कभी हीट एनर्जी का फॉर्मूला पूछता है तो बस आप एक काम करना है, टी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आई स्क्वायर आर टी, और यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला याद रखना है, तीन फॉर्मूला याद रखना। अब ये कैसे आता है, क्या आता है, ये आप लोग पढ़े होंगे ये सारा चीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोलिजन करता है, फिर अपना एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है फिक्स्ड एटम को, फिर फिक्स्ड एटम वाइब्रेट करने लगता है, इसके वजह से क्या होता है, वहां पर कुछ एनर्जी डिसिपेट होता है, ठीक है। तो ये सब आप चीज पढ़े होंगे, ठीक है। तो एच क्या आ गया, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, और आ गया वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और रेगुलरली आ भी रहा है एनटीएससी में, कि इफ एन इक्वल रेजिस्टेंस आर गिवन, इफ एन इक्वल रेजिस्टेंसेस, मान लो वैल्यू आर दिया हुआ है, वैल्यू इज कैपिटल आर गिवन टू यू, आर गिवन टू यू, आर गिवन टू यू, ठीक है, इक्वल है, ठीक है। एन इक्वल रेजिस्टेंस आर गिवन इट टू यू, ठीक है। तो सबसे पहले बताना है कि रिलेशन बिटवीन पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब पहले तुम उन रेजिस्टेंसों को सीरीज में जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो पावर क्या डेवलप करेगा, फिर उनको पैरेलल में करोगे तो क्या पावर डेवलप करेगा, उन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है। लिखो जल्दी से, उनके बीच का रिलेशन बताना है आपको, रिलेशन समझाना है। इफ n इक्वल रेजिस्टेंस आर गिवन टू यू, रिलेशन बिटवीन T सीरीज एंड T पैरेलल। T मतलब जब वो सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उस समय पावर क्या डेवलप हुआ होगा, जब वो पैरेलल में कंबाइंड होंगे तो पावर क्या डेवलप हुआ होगा, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिए। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हो तुम, जूल पर सेकेंड ना, जूल पर सेकेंड, ठीक है। क्या है रिलेशन इसका, कोई आंसर, कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर बताइए। एन बाई पी नहीं, अच्छे से बताओ, गलत है। कोई स्टूडेंट्स बताओ, क्वेश्चन अच्छे से समझो आप लोग। पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा, क्या रहा, आई स्क्वायर आर भी कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, वी स्क्वायर बाई
आर भी तो कर सकते हो। तो पैरेलल और सीरीज में बताया था ना कि जब n इक्वल है तो क्या होगा, n इक्वल है तो क्या भी सेम होगा ना, ये तो सेम ही होगा ना। देखो तो अब देखो क्या हो गया यहाँ पर, पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बोलोगे, वी स्क्वायर बाई में आर इक्विवेलेंट किसका, सीरीज का, बोलो लिखोगे ना, वी स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा सीरीज के लिए, बोलो एन आर ना, एन आर ना बताया था ना ये, एन आर, ठीक है। पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई में आर पैरेलल, ठीक है, तो कितना हो गया वी स्क्वायर बाई में आर बाई एन ना। अब इन दोनों का रेशियो निकालो, पी सीरीज बाई पी पैरेलल, यहां पर देखो पी सीरीज बाई पी इन पैरेलल, सीरीज में कितना आया था, तो आया था वी स्क्वायर बाई में एन आर, ठीक है। और फिर यहाँ क्या आ गया, आर बाई एन इंटू वी स्क्वायर। अब ये वी स्क्वायर कैंसिल, आर और आर कैंसिल, तो ये नीचे में आ गया एन स्क्वायर, दैट मीन्स पी एस बाई पी पी इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर, कितना आ गया 1 बाई एन स्क्वायर, दैट मीन्स पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, याद रखना, पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब अप्लाइड है, जब सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो, सेम हो, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन में आता हूं एक, फिर हम लोग आएंगे और देखते हुए, ये नहीं है, यहां पर ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये क्या है, व्हेन 4 इक्वल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज with a battery have dissipate a power of 10 watt, ठीक है। The power dissipated any of them if connected across the same battery will be, ठीक है। शुरू में कितने रजिस्टर्स हैं, 4 हैं क्या, ये 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3 और ये क्या हो गया 4 ना। इनके अक्रॉस पावर कितना दिया हुआ है, कितना क्या दिया हुआ है 10 वॉट ना, क्या दिया है 10 वॉट, ठीक है। याद लिख लो, पावर इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बाई में आर। आर इफेक्टिव होगा जब चारों का मान लो कि आर दे दिया है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी कितना आर, यहां तुम क्या लोगे वी स्क्वायर बाई 4r ना, और ये कितना वैल्यू दिया हुआ है तुमको 10 वॉट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तुमसे पूछा क्या है, किसी भी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, मतलब तुमसे वी स्क्वायर बाई आर पूछा है क्या, बोलो तुमसे क्या पूछा है वी स्क्वायर बाई आर। अगर मैं इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या तुमको वी स्क्वायर बाई आर मिल जाएगा, हाँ या ना बोलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कितना आंसर हो जाएगा 4 इंटू 10 40 वाट, आंसर क्या होगा 40 वाट। अब देखो यहां पर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये दोनों लाइन, ये लास्ट वाला तुम भूल जाओ, ये वाला लाइन को तुम कट करो, इसी में मैं पूछता हूं कि अगर उनको तुम पैरेलल में कंबाइन करोगे तो क्या आंसर आएगा। ये तो 4 रजिस्टर्स को सीरीज में किया था तो पावर कितना आया था 10 वॉट, अगर मैं इनको पैरेलल में कंबाइन कर दूं तो पावर कितना आएगा। अभी अभी तुमने एक रिलेशन देखा है, पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टू एन स्क्वायर टाइम्स पी एस, तो एन कितना हो गया यहाँ पर 4 ना, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और पावर इन सीरीज कितना है 10, तो 16 इंटू 10 इज 160, क्या 160, ठीक है। अगर 3 रहता तो 90, क्या रहता 90, आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग फिर अपने बैक टू आवर पॉइंट। देखो इतने सिंपल सवाल आते हैं, इससे बहुत सिंपल सवाल आते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखा जाए, इफ द बल्ब हैव 100 वॉट एंड 100 वॉट क्या है, ये पावर है ना, ठीक है, ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। एकदम सिंपल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कभी ना कभी आ चुका है, ठीक है, और एकदम हायर प्रोबेबिलिटी है कि आपको क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाए, ठीक है, एनटीए स्टेज 1 में। क्या रहा है ऑनलाइन में स्टूडेंट्स, सी, ठीक है, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, यही यूज करोगे ना। पावर इज गिवन एज 10, वी स्क्वायर इज 220 इंटू 220
बाई में आर, बोलो 100 वाट है ना, पावर 100 वाट है, तो आर कितना हो गया, ये और ये 20 हटा दो, आर 22 का स्क्वायर हो गया, तो 484, क्या गया 484, ठीक है, करेक्ट। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So here is the question, if a current of 5 ampere flows to the heater and the amount, ये amount को एक साथ कर लेना इस तरह से, and the amount of heat produced is 54,000 जूल। अब ये पावर नहीं है, ये क्या है, एनर्जी है। एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम, या फिर आप क्या बोलोगे, जो भी फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर है तो आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाई आर है तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। एनर्जी में केवल टी से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर तुमको क्या क्या दिया हुआ है, तो करंट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है, पूछा क्या है, रेजिस्टेंस, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, सिंपल है। तो H इज गिवन एज 54,000, आई स्क्वायर इज 25, आर इंटू टी इज 6 मिनट। क्या 6 मिनट रखेंगे कि सेकंड में चेंज करेंगे, हाँ सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 6 इंटू 60, ये कन्वर्ट हो गया। अब देख लो यहां से एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं R इक्वल टू 5400 बाई में 25 इंटू 6 इज 150 इंटू 6। अब ये देखो ये भी कैंसिल हो गया, एंड 15 इंटू 6 इज 90, और 540 में 90 से डिवाइड करोगे तो 6 के अराउंड आना चाहिए, 6 ओम। आंसर इज 6 ओम, आंसर इज 6 ओम, करेक्ट है। सो स्टूडेंट मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, how much energy, how much time will be taken by a 100 watt bulb to consume 1 unit of energy। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखो 1 यूनिट क्या होता है, तो आप पढ़ोगे, सबसे लास्ट टॉपिक है ये, देखो जो ना डेली लाइफ में जो यूज होता है आपके घर में, वो क्या होता है, वॉट सेकंड नहीं बोलते, क्या बोलते हो, किलो वॉट आवर, क्या बोलते हो, किलो वॉट आवर, ठीक है। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या बोलोगे, 1 किलोवाट आवर, ठीक है, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछ देता है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हाउ मच जूल। ये फेमस क्वेश्चन है एनटीए का, जूल नहीं, यहां देखो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, तुम लोग क्या लिख सकते हो, 1000 वॉट, किलोवाट को चेंज करोगे क्या हो जाएगा 1000 वॉट, और आवर को चेंज करोगे सेकंड में तो कितना हो जाएगा, 60 में 360 3600 सेकेंड, और वॉट सेकेंड ही जूल होता है। अरे पावर इक्वल टू क्या था, बोलो, एनर्जी बाई टाइम था ना, एनर्जी क्या हो गया, पावर इनटू टाइम। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है ना, तो वॉट सेकेंड किसका यूनिट हो गया, जूल का, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 36, यहाँ पर 30 और यहाँ पर क्या है 20, 10 टू द पावर 5 वॉट सेकेंड, और इसको क्या बोल दो, जूल, क्या बोलो, जूल। 36 इंटू 10 टू द पावर 5 है, अगर 3.6 करेंगे तो 10 टू द पावर 6 जूल। ये बात याद रखना है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। ये रिलेशन बार बार पूछ रहा है, ठीक है। एक बात और कि 1 यूनिट कितने के बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। कॉस्ट निकालना होगा तो पहले हम किलोवाट आवर में चेंज करेंगे, उतना यूनिट निकालेंगे, फिर जो भी कॉस्ट है पर यूनिट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा 100 वाट बल्ब को कंज्यूम करने में, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो 1 यूनिट मतलब क्या, बोलो 1 यूनिट मतलब क्या, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय अ 100 वाट बल्ब टू कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट मींस 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर ना, ठीक है। तो यहाँ पर 100 है क्या, देखो, और अगर तुम उसको 10 आवर तुम कर दोगे, ऑपरेट कर दोगे, तो 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000 वाट आवर, और 1000 वाट को क्या बोलोगे, किलोवाट, मतलब 1 किलोवाट आवर हो गया क्या, मतलब एक बल्ब जो 100 वाट का है, अगर मैं उसको 10 घंटे ऑपरेट करूंगा तो कितना हो जाएगा वो 1 किलोवाट आवर के बराबर। आया समझ में, 100 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1000 क्या आया, वाट आवर आया, क्या आया, वाट आवर, और इसको चेंज करोगे किलोवाट में तो कितने के बराबर है ये 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर हो गया, इसी को क्या बोलते हो, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इसमें से टर्म पावर नहीं डिनोट कर रहा है, P इक्वल टू वी बाई आई, P इक्वल टू वी आई, या
ए ना, ये वाला, क्योंकि ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, बच्चे आंसर दे रहे हैं ना स्टूडेंट, ठीक है। So moving to next question. An electric bulb is connected to 220 volt generator. The current is 500. This is your milliampere. Milliampere. 10 to the power minus 3 ampere. ठीक है? What is the power of the bulb? What is the power? Here given है, voltage भी given है और current भी given है. तो power का कौन सा formula यूज? ठीक है? तो P is equal to VI ना? P is equal to VI. V is 220 and I is 500 into 10 to the power minus 3. अब देखो ये 1 2 3 10 to the power 3 हो गया क्या, और ये क्या है 10 to the power minus 3 कैंसिल हो गया, that means 22 into 5, that means 110 watt. तो आंसर इज 110 watt. ये सारे क्वेश्चन एनटीएससी स्टेज 1 के लिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि यही क्वेश्चंस आपके ओरिजिनल पेपर में भी होंगे, ठीक है। दिस क्वेश्चन, a wire of resistance R is connected to a source of constant potential difference produces a heat H in time t second. If the wire is stretched to twice its original length, the heat developed when connected to the same source. Same source मतलब कि आपने potential difference क्या रखा है, same रखा है, V रखा है, ठीक है। तो चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, जब कॉइल को तुम स्ट्रेच कर रहे हो और वो भी डबल हो जा रहा है क्या लेंथ के, मतलब रेजिस्टेंस चेंज किया, और रेजिस्टेंस चेंज करेगा तो क्या चेंज करेगा, एच भी चेंज करेगा ना। एच इक्वल टू क्या आता है, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी ना। इस क्वेश्चन को बनाकर आप लोग रखना है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, मेरा टाइम हो रहा है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स एक बार और मैं टाइम दे रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये वाला हो गया, ये वाला एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला भी, ठीक है। हाँ, दिस क्वेश्चन ये थोड़ा अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, ये वाला मैं डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। देखो अब इसमें क्या निकालना है तुमको, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ ना किलोवाट आवर में, ठीक है। तो कितने आपके कितने बल्ब है, 2 है क्या, कितने बल्ब है, 2 है, ठीक है। उनका पावर कितना है 200, ये यहाँ वॉट लिखते जाना है कि तुमको समझ में आएगा, इसको चेंज करना है। और कितने एक दिन में कितने देर इसको ऑपरेट किया जा रहा है, 10 आवर ना, 10 आवर। अच्छा, एक दिन की बात हो रही है कि 30 दिन की बात हो रही है, तो यहाँ 30 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और ये सारा किसमें आ गया, आवर में, ठीक है। तो काम करते हैं, 2 into 2 4 and this is 3 12 10 to the power 4, 10 to the power 4 ये किसमें आ गया, वाट आवर में, लेकिन पूछा किसमें है, किलोवाट आवर में। तो क्या करेंगे हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1000 से डिवाइड मतलब 10 to the power 3 से डिवाइड, ये हो गया किलोवाट आवर में, मतलब ये हो गया 120 किलोवाट आवर। आंसर इज सी, आंसर इज सी, सिंपल है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लो, फिर मैं आज का सेशन एंड कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन कर लो, ये कॉस्ट निकालना है, तो पहले तुम एनर्जी निकालोगे कि कितना यूनिट्स आपने कंज्यूम किया, और उसके बाद आप क्या करोगे, उससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन, और अगले क्लास में 3 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। चलो तो फिर थैंक यू सो मच, और अगले क्लास में हम लोग 9th क्लास का मोशन रिवाइज करेंगे, ठीक है, 9th क्लास का मोशन, ठीक है। एक क्लास 10th का, फिर एक क्लास 9th, ऐसे सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, और अच्छे से पढ़ाई करो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बेसिकली हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि पूछते हैं एग्जाम में, उनको करेंगे हम लोग। ऑल राइट, आगे नहीं बढ़ रहा। हाँ, अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था ऐसा कुछ, x to the power n minus a to the power n is always divisible by x minus a, ठीक है। तो हो जाएगा 14 minus 6 8। ऑल राइट, x to the power n minus a to the power n का लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था बहुत डिटेल से। ऑल राइट, नेक्स्ट अभी देखो p और q क्या है, CF 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है,
तो P और Q क्या हो गए, तो को प्राइम का डिफिनीशन ही था, है ना, को प्राइम का डिफिनीशन ही था। ऑलराइट, नेक्स्ट, दो नंबर का एलसीएम जो है वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के ही बराबर है। ऐसा कब होगा? एक तो अपने पास कुछ फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अभी उस फॉर्मूला को जाने दो। मान लो अपने पास दो नंबर्स इस तरीके से हैं जिसमें से एक दूसरे का फैक्टर है, ठीक है, एक दूसरे का फैक्टर है, मान लो 2 और 8, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, इनका एलसीएम 8 हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज 8। ऑलराइट, लेकिन वैसे दो नंबर्स जो कि को प्राइम हो, जो कि को प्राइम हो, 2 और 7, उनका एलसीएम क्या होगा बच्चों, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है। तो जब कभी भी एलसीएम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, मतलब ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, को प्राइम है। हियर पी एंड क्यू आर को प्राइम, अगर को प्राइम है तो उनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑलराइट, एक दूसरा तरीका ये भी है, अपने पास एक फॉर्मूला है, एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं। अभी एलसीएम किसके बराबर है, P इंटू क्यू के बराबर है, तो P इंटू क्यू इंटू एच इज इक्वल टू P इंटू क्यू। तो H क्या आ गया यहां से, H आ गया 1, HCF क्या आ गया 1। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोगों ने देखा था, डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोगों ने देखा है। अभी 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है कि आखिरी के दो नंबर्स डिविजिबल हो 4 से डिविजिबल हो। तो कहा जा रहा है अभी आखिरी के दो नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो पीछे में कुछ भी लगा दो, ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ऐसा हम लोगों ने जाना था। अभी a और 4, a कोई डिजिट है, कौन सा डिजिट हो, अगर 3 रखते हैं तो 34 बनेगा, क्या 34 डिविजिबल है 4 से, नहीं। अगर 4 रखते हैं तो 44 बनेगा, तो ये तो डिविजिबल है ना, तो b हो सकता है, और कुछ और कोई हो सकता है क्या, नहीं, c नहीं हो सकता। 54 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, 64 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 4। ओके, अच्छा, हाँ, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, देखो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना जरूरी है। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज तो अलग आएगा ना, ठीक है, एक ही जगह पर बाकी हम लोग 4 रखेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, दैट विल बी वन ऑफ द वैल्यू, ठीक है। तो और क्या क्या रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, क्या 0 4 में आ जाएगा, डिविजिबल आ जाएगा ना, 0 4 में आ जाएगा, 1 4 में आएगा, नहीं आएगा, 2 4 में आएगा, आ जाएगा, 3 4 में नहीं आएगा, 4 4 में आ जाएगा, ठीक है, 5 4 में नहीं आएगा, 6 4 में नहीं आएगा, 7 4 में नहीं आएगा, 8 4 में आ जाएगा, ठीक है, और 9 4 में नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, कितने वैल्यूज हो गए, 4 वैल्यूज। और कोई होगा क्या, 64, अच्छा हाँ, 6 4 में भी आ जाएगा, गुड, वेरी गुड, 64 भी हो जाएगा। ऑल राइट, कितना वैल्यू हो गया, 5, तो अपना 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इरेज ऑल इंक, तो इसमें क्या आ गया अपना आंसर 5, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है, ए का वैल्यू नहीं पूछ रहा है। अगर ए का वैल्यू पूछता तो उसमें और सब भी हो जाता। 64 डिविजिबल है क्या, हाँ 64 डिविजिबल है, ठीक है। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर। डाउट है किसी का, ओके, ये तो बस सब लोग बना लेंगे। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज गिवन, एचसीएफ इज गिवन, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर आर पॉसिबल। ऑलराइट, क्या है, दो नंबर का एलसीएम दे रखा है, दो नंबर ले लेते हैं बच्चों P और Q, इसका एलसीएम दे रखा है 45, ठीक है, और इन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ दे रखा है कितना, 5। एचसीएफ कितना दे रखा है बच्चों, 5। HCF of LCM of P and Q, P and Q, P and Q, ऑल राइट, HCF कितना है 5, ठीक है। तो कितने ऐसे P और Q पॉसिबल हैं जिनके लिए ऐसा होगा, ठीक है, ये अपने को पता लगाना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू आ जाएगा P इंटू Q आ जाएगा, ठीक है। तो LCM हो गया 45, HCF हो गया कितना 5, अभी P इंटू Q इतना है, ठीक है। तो कितने पॉसिबिलिटीज होंगे हम लोग काउंट कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। अभी Q हो जाए 5,
p हो जाए 45, एक पॉसिबिलिटी, ठीक है। 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, कितना आ रहा है, 3 से लगा तो 3 15 जा, और 3 से लगा तो 5, ठीक है। ये 5 लिखा हुआ है, ये 5 है। ठीक है बच्चों, तो 3 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू p इंटू क्यू, ठीक है। ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है। इसी को हम लोग जितने तरीके से तोड़ सकते हैं उतना बार p और q मिलेगा, ठीक है। तो कैसे कैसे हो जाएगा, एक तो अपना हो जाएगा 1 एंड 5 एंड 45, एक आ गया 5 और 45 आ गया। दूसरा क्या आ जाएगा, 15 और 15 का, लेकिन एलसीएम 45 आ पाएगा क्या? 15 और 15 का एलसीएम 45 आ पाएगा? सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऑलराइट, सोचेंगे इस पे, सोचेंगे थोड़ा, क्या हो जाएगा। बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। ऑल राइट, सच पेयर्स ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल। कैसे कैसे हो जाएगा, और कुछ बोल रहा है? एक तो हो गया 5 एंड 45, ठीक है। एलसीएम आ जाए 45, मतलब 45 का फैक्टर सब होगा वो, ठीक है। 45 का फैक्टर सब होगा, और एचसीएफ आ जाए 5, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आना चाहिए। चलो तुम लोग इसको घर पे ट्राई करना, अभी आइडिया नहीं लग रहा है, ठीक है। ऑलराइट, इसको घर पे ट्राई करना, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको, एक बेटर वे इसका लेकर के आएंगे। काउंट तो हम लोग कर ही सकते हैं, एक्चुअल में तो काउंट कर ही सकते हैं, लेकिन एक बेटर वे इसको ढूंढना। नेक्स्ट, हाँ चलो, यूनिट्स डिजिट। यूनिट्स डिजिट कैसे होगा बच्चों? 12 का पावर 222 है, क्या करना होगा, 222 को 4 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ गया, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया कितना, 2 बच गया रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर बच गया 2, ऑल राइट। रिमाइंडर 2 बच गया, मतलब कितना आ जाएगा, 12 का पावर 2, 12 का पावर 2 कितना हो गया, 4 आ जाएगा ना। इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा बच्चों, 4, इसका यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 23 का पावर 333, तो 330 को क्या करेंगे, 3 से 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से 333, ऑल राइट। 4 7 जा 4 8 जा 32, और ये आ गया 1 3 4 3 जा 12, 1 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। 1 रिमाइंडर बचा, मतलब पावर 1, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। पावर 4 है, ऑल राइट, 444, तो ये 4 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, मतलब जो पावर 4 होगा वही हो जाएगा। तो पावर 4 में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका यूनिट प्लेस कितना हो गया, 4 हो गया, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम करना है, तो 4 4 8 3 11, अरे 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 7, 3 का पावर 4 1, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसका मतलब यहां पर आ रहा है ना। हाँ, 3 पावर 1 आ रहा है, तो 3 आया ना यूनिट प्लेस, पावर 1 होगा, 23 पर पावर 1 होगा, 23 पर पावर 1 होगा, तो 3 आ जाएगा ना, 220, हाँ यूनिट डिजिट 6 होगा उसका, 4 6 4 6, हाँ देखो वो सही कह रहा है, 4 6 4 6, ठीक है। तो पावर 4 आ रहा है इसका, तो ये 6 हो जाएगा, इसका पावर, इसका लास्ट प्लेस में 3 ही रहेगा, ठीक है ना। ऑल राइट, गुड, वेरी गुड। कौन था, आयुष। आयुष, ठीक है, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा। चलो कोई बात। नेक्स्ट,
लीस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 525 सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। वो सबसे छोटा नंबर जो कि 525 में हम मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, एनी आइडिया? 525 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। ठीक है, यही कर रहे थे ना कितने बच्चे? गुड, वेरी गुड। तो कितना 5 5 10 2 12, 3 से तो डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 2 बच गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 7 1 8 5 13, 3 से नहीं 5 से लगेगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ये हो गया 5 इंटू और 7। तो 525 क्या आ रहा है बच्चों? 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ऑलराइट, ये आ रहा है। अभी इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पेयरिंग चाहिए होगा। कितना आ जाएगा आंसर? कितना आ जाएगा? 21। ठीक है, अभी एक और 3 चाहिए, एक और 7 चाहिए, तब जाकर के पेयरिंग हो पाएगा। ठीक है, तब जाकर के ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। ऑलराइट, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में, आया हुआ क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं सब आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ये 7 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे कम से कम, और ज्यादा तो और भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन कम से कम ये हो जाएगा। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ऐसा दे रखा है, इस तरह के फ्रैक्शन को कहते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन इससे पूछने का बहुत हाई चांस रहता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, क्या करना होता है, यहां से जोड़ते चले जाना होता है। ठीक है, यहां से जोड़ते चले जाना होता है। 2 + 1/3, 2 को मैं 6/3 कह लू, 6 + 1 7/3, तो कैसा हो जाएगा 1/7/3, 1 प्लस डिवाइडेड बाई 1 और x प्लस। ऑलराइट, ये क्या आ गया बच्चों, x प्लस 1 बाई, यहां पर कितना आ जाएगा 3/7 हो जाएगा ना, 1 प्लस 3/7। 1 को क्या लिख सकते हैं 7/7 लिख सकते हैं, 7 3 10/7 हो जाएगा। 10/7 का फिर 1 रेसिप्रोकल है तो 7/10 हो जाएगा। तो क्या आ गया इक्वेशन, x प्लस 7/10 इज इक्वल टू 2। तो अभी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 2 माइनस 7/10। 2 को लिख सकते हैं 20/10, तो 20 माइनस 7 क्या हो गया 13/10। तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 13/10। और किसी का आ रहा है प्रत्युष, ठीक है 13/10। ऑलराइट, सो मजेदार क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, नीचे से बस जोड़ते चले जाना है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 15 का पावर 30 इंटू 10 का पावर 12। 10 का पावर 12 अगर है, 10 का पावर 12 अगर है, तब तो यहाँ पर 12 जीरो रहेगा ही रहेगा। ऑलराइट, 12 जीरो रहेगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जीरो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, 2 और 5, 2 और 5 ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी अगर देखें तो 15 के पावर 30 में जो बेस अपना 15 है, जिसको हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 30 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन आता है 3 और 5। ठीक है, 3 इंटू 5। तो कभी भी ये जीरो के साथ एंड नहीं करेगा, इसमें कोई भी 2 नहीं होने की वजह से ये कभी जीरो में एंड नहीं करेगा। जीरोस अंत में जीरोस उतने ही होंगे जो इसकी वजह से आएंगे। तो इसकी वजह से कितने जीरोस आ रहे हैं, बी। बी इज द राइट आंसर। आया किसी का? प्रत्युष रंजन, गुड। सब लोग इन्वॉल्व हो इसमें एंड फाइंड आउट करें। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है ना कि आपको खास करके मेंटल एबिलिटी के अंदर उस वक्त क्लिक किया कि नहीं किया। ठीक है, कोई खास चीज, जैसे कई सारे तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें कोई खास चीज हो सकता है कभी क्लिक करे कभी ना क्लिक करे। तो अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे तो ज्यादा चांसेस बढ़ेगा वो चीज क्लिक करने का। ऑलराइट, हम लोगों ने देखा था कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो सब बच्चे बना सकते हैं। अभी इसका वैल्यू बताएंगे एंड चेक करेंगे कितना समय लगा। ऑलराइट, मैं स्टॉप वॉच ऑन कर देता हूं, तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कितना समय लगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी आंसर आ रहा है एक बच्चे का, मुझे आंसर याद नहीं है, बताओ। और कोई, एनीबॉडी एल्स? कितना टाइम लगा? 1 मिनट 20 सेकंड लगा।
हाँ, एनीबडी एल्स? टेन एक्स कितना हो जाएगा? 2.7272। 100x कितना हो जाएगा? 27.2727। ठीक है बच्चों, ऐसा आ रहा है? और करना पड़ेगा क्या? 1000x इज इक्वल टू 272.7272। तो ये वाला और ये वाला कितना आ गया? 990x। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ पर कितना आ गया? 270। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 27/99। ये हो गया बच्चों 27/99 प्लस इससे कितना हो जाएगा? 100x इज इक्वल टू हो जाएगा 13.636363। ठीक है, 1000x नहीं करते हैं, 10,000x लेते हैं। हाँ, आया किसी का? सी आ रहा है? वाह, चलो ठीक है। प्रत्युष का सी आया है, चलो ठीक है। लगभग 2.5 मिनट का समय लगा। तो ये कितना हो गया? 1363.636363। ऑलराइट, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100x कितना आ जाएगा बच्चों? 9900x बराबर ये कितना आ रहा है? 1300, 1350। ऑलराइट, ऐसा ही हो रहा है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 135/990। इतना आ रहा है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 135/990। कुछ कैंसिल भी हो रहा है क्या? दोनों में होगा। चलो, ये कितना? 9 3 जा 27, 9 11 जा 99। ठीक है, ये कितना से लग रहा है? 3/22 आ रहा है। अच्छा, 22। चलो 11 से करते हैं। 5 1 6 3, 11 से तो लगेगा नहीं। 3 से करते हैं। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 3 0 5 15 3 जा 15 से लगेगा क्या? लग जाएगा। 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 22, 3/22, 3/11 प्लस 3/22। तो कितना आ जाएगा? 9/22 आ जाएगा। ठीक है, 9/22। तो देखिए, इस क्वेश्चन के थ्रू एक मैसेज भी है। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस को ऐसे संभाल अरेंज करके रखना है एग्जामिनेशन में। ये बिल्कुल देख करके ही लग रहा है कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा। ऑन एन एवरेज अगर आप इसको 2 मिनट में बना रहे हो तो बहुत तेज बना रहे हो। ठीक है, 2 मिनट में बहुत तेज बना रहे हो। ऑलराइट, बात समझना है कि इस तरह के क्वेश्चंस को मैं तब करूं जब मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। इस तरह के क्वेश्चंस को मैं शुरू में छोड़ दूं, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए अपने पास कितना समय रहता है? 1 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, 1.5 मिनट रहता है एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये 2 मिनट से ज्यादा लगना है, तो इट इज नॉट क्लेवर आइडिया टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। एक और प्रोसेस होता है। हाँ, एक और प्रोसेस होता है, दैट इज बेसिकली शॉर्टकट। और शॉर्टकट तब यूज करना है जब उसमें आप पूरा कंफर्टेबल हो, पहली बात, नहीं तो गलत होने का चांस रहता है। दूसरी बात, वो पूरा कंफर्टेबल कब हो? जब बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप इसका शॉर्टकट पता है तो शॉर्टकट से जा सकते हो। और शॉर्टकट कैसे पता चलेगा? कई बार बनाओ ना इसको, अपने आप समझ में आ जाएगा शॉर्टकट क्या है। ठीक है, अभी देखो यहां पर मैंने देखा कि 1 3 2 डिजिट छोड़ा हुआ, इसीलिए मैंने सीधा ही 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, बाकी रेगुलर प्रोसेस क्या है? 10 10 10 10 करके मल्टीप्लाई करते रहे। ऑलराइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का मैनिपुलेशंस देखा था, तो उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 2.75 की जगह पर a है, 2.25 की जगह पर b है। ठीक है, ये हो गया a, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया b। ठीक है, तो कैसा बन रहा है? अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखूं तो 2.75 का पावर 3 है, मतलब a की पावर 3 है। 2.25 का पावर 3 है, मतलब b की पावर 3 है। ऑलराइट, डिवाइडेड बाई ये क्या है बच्चों? a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab प्लस b स्क्वायर, इस तरीके से। ऑलराइट,
तो अभी अपने को पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू को हम लोगों ने इस तरीके से करके लिख लिया, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। तो क्या आ जाएगा वैल्यू, ए माइनस बी। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर ए माइनस बी इसका आंसर हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2.75 माइनस 2.25, कितना आ जाएगा बच्चों 0.5। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। अभी इस पर थोड़ा और काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस पर हम लोग थोड़ा और काम करते हैं, लेकिन थोड़ा अपने को स्लाइड चेंज करना पड़ेगा। n फैक्टोरियल क्लियर है सब बच्चों को? n फैक्टोरियल वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। हाँ ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को याद होगा, क्या किया था हम लोगों ने, n नेचुरल नंबर है तो n फैक्टोरियल किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसके भी बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा और इसके भी बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका वैल्यू 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल कितना है, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ गया बच्चों 10 इंटू 9, तो 90 प्लस 8 98। यहाँ से एक और आइडिया लगा सकते हैं आप लोग, क्या कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि छोटा हो, मतलब अपने से बड़ा नंबर, ठीक है, को हमेशा ही डिवाइड करेगा अगर फैक्टोरियल में लिखा हुआ है तो। x फैक्टोरियल ऑलवेज डिवाइड y फैक्टोरियल इफ x ग्रेटर देन x लेस देन y। ठीक है, x अगर लेस देन y है तो अगर x लेस देन y है मतलब 2 फैक्टोरियल हमेशा डिवाइड करेगा 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इन सब। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर छुपा हुआ है 2 फैक्टोरियल। ठीक है, x फैक्टोरियल हमेशा डिवाइड कर देगा y फैक्टोरियल को। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, NPR बराबर ऐसा है तो अपने को वैल्यू निकालना था। ठीक है, यहाँ पर पुट करने पर तीनों ही आ रहा था, याद होगा आपको, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर। 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल रखने पर आ रहा है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होकर के इसका वैल्यू 30,000 उतना आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या तरीका था, जो जिसका भी निकालना है, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन फिक्स है इससे, जिसका भी निकालना है तो उसको 5 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फिर उसको 5 का स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। 10 बाई 5 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 10 बाई 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 बाई 25, 25 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 0.0 समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा, 2 प्लस 0 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक बड़ा क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, 126 फैक्टोरियल के अंत में कितना जीरो होगा, तो 126 बाई 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 126 अपॉन 5 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 126 अपॉन 5 की पावर 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। जब तक कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 ना आ जाए तब तक ये काम अपने को करते रहना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना 25 आ रहा है, इसका वैल्यू कितना 5 का स्क्वायर 25 से डिवाइड करा तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, प्लस 5 का पावर 3 125 से डिवाइड किया तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, अगला 0 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 31 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाँ, तो फैक्टर के बारे में हम लोगों ने समझा था कि फैक्टोरियल से जुड़ा हुआ लगता है वर्ड, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ही अलग है। ठीक है बच्चों, ये x टू दी पावर n अभी जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, हम लोग इसी में से एक का इस्तेमाल कर रहे थे ना, x टू दी पावर 3 माइनस a टू दी पावर 3 इज इक्वल टू x माइनस a। ठीक है, और क्या हो जाएगा x का पावर n की जगह पर कितना 3 है, 3 माइनस 1 x का पावर 2 प्लस a। ठीक है, a कितना है a और x a का पावर 1 है, यहाँ पर a का पावर 1, x का पावर n माइनस 2, n कितना है 3, 3 माइनस 2 कितना 1 ax प्लस फिर आगे क्या a स्क्वायर इंटू x का पावर n माइनस 3, n कितना 3, 3 माइनस 3 कितना 0, x की पावर 0 का वैल्यू 1, x का पावर 0 पहुंच गया, बस रुक जाना, यहीं तक काम। ठीक है, यहीं तक का काम, वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ n पे।
ठीक है, तो ये आ गया अपना एक्स क्यू माइनस ए क्यू का वैल्यू, एक्स टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4 का भी वैल्यू इस तरीके से लिख सकते हैं आप, एक्स माइनस ए इंटू एक्स की पावर 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब। आई होप दिस इज क्लियर। एक्स टू द पावर, अच्छा ये स्क्वायर लिख दिया, 4 हो गया, एक्स टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4 का वैल्यू, ठीक है, एक्स टू द पावर 5 माइनस ए टू द पावर 5 का वैल्यू, हाँ बोलोगे, एक्स टू द पावर 5 माइनस ए टू द पावर 5 का वैल्यू इसके अनुसार, हाँ एक्स का पावर 3, हाँ प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए क्यूब एक्स प्लस ए का पावर 4, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑलराइट, एक्स टू द पावर 6 माइनस ए टू द पावर 6 सबका लिख सकते हैं इस तरीके से। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्स टू द पावर n माइनस, इसका हम लोग अभी देख रहे थे, पीछे इसका देख रहे थे, ठीक है, फिर से लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसके साथ इसको कोरिलेट करके देखना है। यहाँ पर n बिलोंग्स टू m है, यहाँ पर n बिलोंग्स टू ऑड है, ठीक है, ये ऑड नंबर्स के लिए ही वैलिड है, सिर्फ ये सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए ही वैलिड है, ठीक है। ऑड नंबर मतलब एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब, एक्स टू द पावर 5 प्लस ए टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 7 प्लस ए टू द पावर 7, इन सब का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, x प्लस ए इंटू, इस पर रखेंगे x टू द पावर n माइनस 1 है तो 2 माइनस a, x टू द पावर n माइनस 2 मतलब x टू द पावर 3 माइनस 2, 1 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर, ये तो अपने को याद भी है ना, ठीक है, ये अपने को याद भी है। इसी तरीके से हम लोग इन सब का भी लिख सकते हैं। ये लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने को ये समझ में आना चाहिए, दो चीज यहाँ पर समझ में आना चाहिए, दो चीज, क्या है दो चीज, एक तो अगर कहीं पर इस तरीके का एक्सप्रेशन मिला, या फिर इस तरीके का एक्सप्रेशन मिला, या फिर अगला जो एक्सप्रेशन है इसका भी पहचान होना चाहिए, x टू द पावर 4 माइनस ए एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर 2 माइनस ए क्यूब एक्स प्लस ए की पावर 4, ठीक है, इस तरह का एक्सप्रेशन मिला तो यहाँ पर दो चीज दिमाग में रखना है कि ये भी डिवाइड कर देगा इसको, साथ ही साथ ये भी डिवाइड कर देगा इसको, ठीक है ना, ये भी फैक्टर होगा इसका और ये भी फैक्टर होगा इसका, ठीक है बच्चों, क्लियर है। उसी तरीके से ये इस तरह के टर्म्स दे सकता है, इस तरह का टर्म दे दिया और उसमें कुछ छुपा करके डाल दिया, उसमें कंफ्यूज होते रहते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आप यहाँ पर से सीधा ही निकाल सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड। तो उसी बात को प्रीवियस स्लाइड से आप कंपेयर कर सकते हो। प्रीवियस स्लाइड में जो कुछ भी है आप यहाँ पर देखिए, इसको देखिए एंड इसको देखिए, ठीक है, x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x प्लस a लिख दिया, तो वही चीज हो रहा है ना इसमें, ठीक है। तो ये वाला चीज आ गया, ये वाला एक्सप्रेशन एक पैटर्न है, इसमें एक पैटर्न छुपा हुआ है। क्या पैटर्न छुपा हुआ है, x का पावर डिक्रीज कर रहा है, x का पावर डिक्रीज कर रहा है, लास्ट में x का पावर कितना हो गया है, 0, ठीक है, और a का पावर यहाँ पर कितना है, 0, और ये इंक्रीज कर रहा है, a का पावर 0 1 2 3 4, सबसे अंत में जाकर के सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न कहीं पर दिखे तो पकड़ लेना है कि ये चीज लिखा हुआ है। ऑल राइट, नेक्स्ट, ये वाला चीज में भी सेम चीज है, अगर मैं प्रीवियस स्लाइड से कंपेयर करूं तो इसी फैक्टर को यहाँ पर ले आकर के काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसी पर क्वेश्चन था अभी जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, वो इसी पर था। ऑलराइट, ये वाला फॉर्मेट। नेक्स्ट, अब इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, देखिए इसमें से कौन सा गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, ए तो किसी का आंसर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसे RHS में ले जाऊंगा तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। डी गलत है, डी इज द रॉन्ग, डी इज इनकरेक्ट, ठीक है, डी इज इनकरेक्ट। क्या इनकरेक्ट है इसमें, तीन जो निकालो तीनों गलती, लगा डी वाला तो गलती होगा।
अच्छा हाँ, ये एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। हाँ गुड, वेरी गुड, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ये तो सही लग रहा है, ये ट्रू रिजल्ट है, ये भी ट्रू रिजल्ट है कि जस्ट हम लोगों ने देखा x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ए क्यू। लास्ट टू लास्ट स्लाइड, ये कंपेयर कर सकते हैं आप, ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्लास में हो सकता है न ले पाए हो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 सेकंड का टाइम है, 1 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब बच्चे, 5 सेकंड का टाइम, 1 2 3 4 5। ऑलराइट, स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको पूरा अच्छे से कर जाना है, ठीक है। ये वही चीज लिखा हुआ है और ये अपना क्वेश्चन है, ये ट्रू रिजल्ट है, ठीक है, ये भी ट्रू है। कैसे ट्रू है? इस x माइनस ए को मैं इधर ले जाऊं तो x प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों, x का पावर 4 माइनस ए का पावर, ठीक है। तो ये भी ट्रू आ गया, ये तीनों ट्रू है, तो ये फॉल्स होगा। क्या फॉल्स है इसमें, देखते हैं हम लोग। x टू द पावर 5 माइनस a टू द पावर 5 को x माइनस a से यहाँ पर हम लोग डिवाइड करने का भी तरीका सीख लेंगे, ठीक है। डिवाइड करने का तरीका कैसे डिवाइड होगा, उसके लिए मैं यहाँ पर काम करता हूँ। x माइनस a को डिवाइड करना है x का पावर 5 माइनस a का पावर 5 से, ठीक है। x माइनस a से डिवाइड करना है x का पावर 5 माइनस a का पावर 5, ठीक है। एक बहुत बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग हमेशा ही इसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारा टाइम आपका सेव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से करके लिख लेना है, ठीक है। जिससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस ए, तो x माइनस ए को इस तरीके से करके लिख लेना है, x माइनस ए, थोड़ा जगह छोड़ करके x माइनस ए, फिर थोड़ा जगह छोड़ करके x माइनस ए, ठीक है। 2 3 4 बार लिख लेना है, ऑलराइट। वो डिपेंड करेगा डिग्री पर, तो यहाँ पर उतना समझ आ जाएगा 1 2 करने के बाद। अब इस ऐसे सोचना है, x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि x का पावर 5 आ जाए, जवाब क्या मिला, x का पावर 4, ठीक है। अभी x का पावर 4 जब इस x में मल्टीप्लाई हुआ तो x का पावर 5 बन गया। अब ये x का पावर 4 खाली x में नहीं मल्टीप्लाई होगा, a में भी मल्टीप्लाई होगा, a में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस a x का पावर 4, ठीक है। अभी माइनस a x का पावर 4 इसमें कहीं पर है क्या, नहीं, तो अपने को अगले वाले में कुछ इस तरह का नंबर मल्टीप्लाई करना होगा कि इसको जीरो कर दे। वो इसको जीरो करने के लिए किसका जरूरत है, प्लस ए एक्स का पावर 4 का, प्लस ए एक्स का पावर 4। तो यहां पर मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस ए एक्स की पावर 3, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के ए एक्स का पावर 4 बना लेगा। और ये प्लस ए एक्स का पावर 4 जो एक्स का पावर 4 माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होकर के माइनस एक्स का पावर 4 बना रहा है, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ऑलराइट। लेकिन ये ax का पावर 3 जो है, ये सिर्फ x से नहीं मल्टीप्लाई होगा, ये a से भी मल्टीप्लाई होगा। a से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस ए स्क्वायर एक्स की पावर 3, माइनस ए स्क्वायर एक्स की पावर 3 बन जाएगा, माइनस ए स्क्वायर एक्स की पावर 3 बन जाएगा। तो अब अपने को यहां पर एक ऐसा फैक्टर ढूंढना होगा जो कि x में मल्टीप्लाई होकर के प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर 3 बन जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स की पावर 2, ए स्क्वायर एक्स की पावर 2 जब x में मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर एक्स की पावर 3 बना देगा और इसके साथ मिलकर के न्यूट्रलाइज कर देगा, जीरो कर देगा। लेकिन ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सिर्फ x से ना मल्टीप्लाई करके ये a से भी मल्टीप्लाई करेगा, माइनस a से भी मल्टीप्लाई करेगा और क्या बना देगा, माइनस ए क्यूब एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे जितना मर्जी उतना x माइनस ए का फैक्टर मौजूद है, ठीक है। अभी क्या है, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्लस ए माइनस ए क्यूब है, सॉरी माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब एक्स स्क्वायर बनाने के लिए एक एक्स और एक एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी ये मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो बना दिया ए क्यूब एक्स स्क्वायर जो कि इसके साथ आने वाला माइनस ए क्यूब एक्स स्क्वायर को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब आगे ये माइनस ए से भी मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, माइनस ए का पावर 4,
x बन जाएगा, खाली x बन जाएगा। अभी उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ चाहिए, तो उसके लिए क्या है, -a का पावर 4, तो +a का पावर 4 मल्टीप्लाई कर दो, +a का पावर 4 मल्टीप्लाई कर दो x में, ठीक है। तो ये क्या बन गया, +a का पावर 4x, यहाँ से -a का पावर 4x आ रहा था, मिलकर के 0 हो गया, और क्या बच गया, -a का पावर 4। तो -a का पावर 4, -a का पावर 5, -a का पावर 5 तो है यहाँ पर। जब फैक्टर रहेगा तो पक्का लास्ट में ऐसे ही खत्म होगा। अब क्या है, अब अगला चीज बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत आपका कैलकुलेशन यहाँ पर सेव होगा, क्योंकि अपने को कई बार डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है और उसमें बहुत सारा टाइम जाता है। अब यहाँ पर क्या है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म और 5 टर्म्स। इन पांचों टर्म्स में से हम लोग x माइनस ए जो फैक्टर है उसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या बच गया यहाँ पर बच्चों, x का पावर 4, यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, ax का पावर 3, यहाँ पर क्या बच गया, a स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच गया, a क्यूब x, यहाँ पर क्या बच गया, a का पावर 4। तो दो चीज है, एक तो x टू दी पावर 5 माइनस a टू दी पावर 5 का इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, x टू दी पावर 5 माइनस a टू दी पावर 5 का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। और दूसरा चीज, एक डिवीजन का तरीका हम लोगों ने सीखा, डिवीजन का एक शॉर्टकट तरीका हम लोगों ने सीखा, ठीक है, ला सकते हैं। ओके, दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.